नमस्कार, मैं मनोज कुमार। आए दिन हमें सोशल मीडिया में इस तरह के तमाम वीडियोज देखने को मिल जाते हैं जहां पर लोग भाषा को लेकर एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। महाराष्ट्र में एक एयरटेल एम्प्लॉय को यह कहा जाता है कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी में बोलना होगा। तमिलनाडु में रह रहे उत्तर भारतीयों को यह कहा जाता है कि यहां पर अगर रहना है तो तमिल सीखनी होगी। कर्नाटका में काम कर रहे लोगों को यह कहा जाता है कि अगर यहां पर रहना है तो कन्नड़ में बात करनी होगी। तो वहीं देश के अंदर हमारे माननीय नेतागण ये कहते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। माननीयों के सपोर्टर्स का एक दड़ा ये कहता है कि चाहे गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी कितनी हो, लेकिन हमें अखंड भारत चाहिए। चाहे अखंड भारत का मतलब ना पता हो, लेकिन जुबान पर यही रहता है कि हमें हर हाल में अखंड भारत चाहिए। यहां पर इन अंधभक्तों की बातों में विरोधाभास देखिए। जब ये उत्तेजित होकर ये भी कह देते हैं कि हमें अपने प्रदेश में दूसरे प्रदेश की भाषा बोलने वाला नहीं चाहिए, मतलब इन्हें अखंड भारत तो चाहिए पर भाईचारा और आपसी सौहार्द नहीं चाहिए। अंध समर्थकों का ब्रेन वॉश करके हमारे नेताजी लोग केवल और केवल अपनी सियासी रोटियां ही सेकते रहते हैं, क्योंकि उन्हें अंधभक्तों को अपने फेवर में करने की सारी तिकड़म पता है। उन्हें पता है कि कब इन्हें गाजर दिखानी है और कब इन्हें छड़ी मारनी है। यानी कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का यूज करते हुए नेतागण सियासत करते हैं, लोगों को तोड़ते हैं और उनके अंधभक्त भूखे पेट बेरोजगार होकर अखंड भारत मांगते हैं। खैर, यहां पर एक ताजे मामले की बात करते हैं जिससे आप लोगों के दोहरे चरित्र को समझ सकते हैं। कर्नाटका के 51 साल के बस कंडक्टर महादेव हुक्केरी की पिटाई के बाद एक बार फिर से भाषाई विवाद शुरू हो जाता है। दरअसल महादेव हुक्केरी कर्नाटका स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में कंडक्टर हैं। रोज की तरह टिकट काटते समय वो एक सीट पर टिकट के लिए जाते हैं। इस सीट पर एक लड़की और लड़का बैठे होते हैं। कर्नाटका में क्योंकि महिलाओं का बस में आना जाना फ्री है, तो ऐसे में लड़की फ्री टिकट मांगती है, लेकिन वो एक के बजाय 2 टिकट फ्री में मांगने लगती है। तो इस पर कंडक्टर महादेव कहते हैं कि केवल फीमेल पैसेंजर के लिए फ्री है, मेल पैसेंजर के लिए बस टिकट फ्री नहीं है। इसके बाद लड़की और लड़का दोनों कंडक्टर से मराठी में बात करने को कहते हैं। तो इस पर कंडक्टर कहता है कि मुझे मराठी नहीं आती, कन्नड़ में बात करो। कंडक्टर बताता है कि बहस होते होते थोड़ी देर बाद बस आगे एक गांव के पास रुकती है और यहां पर बस में 6-7 लोग घुस जाते हैं और उसे पीटने लगते हैं, और नीचे भी काफी सारे लोग खड़े थे। इस मामले में दोनों तरफ से पुलिस कंप्लेंट की जाती है। कंडक्टर की पिटाई के आरोप में 5 लड़कों को हिरासत में लिया जाता है। तो वहीं बस में उस लड़के के साथ बैठी लड़की भी सेक्सुअल हेरेसमेंट की कंप्लेंट कर देती है। लड़की नाबालिग है तो पोक्सो एक्ट में केस भी दर्ज हो जाता है। यह मामला जैसे ही तूल पकड़ने लगता है तो उसके बाद कर्नाटका की तरफ से एक बस सेवा बंद कर दी जाती है। मतलब बेलगावी से महाराष्ट्र को जाने वाली बसें बंद कर दी जाती हैं। अब ऐसे में महाराष्ट्र क्यों पीछे हटता? तो महाराष्ट्र भी अपनी जो स्टेट परिवहन निगम की बसें हैं उनको कर्नाटक जाने से रोक देता है। यहां तक कि महाराष्ट्र में शिवसेना, उद्धव गुट के सपोर्टर्स कोल्हापुर में कर्नाटक की बस पर कालिक पोत देते हैं और अपनी पार्टी के झंडे लगा देते हैं। मतलब अखंड भारत का सपना देखने वालों को अपनी आंखें खोलकर यह सब देखना चाहिए कि आखिर हमारे देश के राज्यों में एक दूसरे के प्रति कितना सौहार्द है, कितना टॉलरेंस है, चाहे वो भाषा को लेकर हो, कास्ट को लेकर हो, मजहब को लेकर हो, या फिर अपने अपने क्षेत्र को लेकर हो। अब इसी केस को देख लेते हैं जिसमें कंडक्टर ये कह रहा होता है कि कन्नड़ में बोल और पैसेंजर ये कह रहा होता है कि मराठी में बोल। ये इसलिए भी होता है क्योंकि बेलगावी के लोग 3 भाषाएं यानी मराठी, हिंदी और कन्नड़ बोल भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं। बेलगाम को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच विवाद लंबे टाइम से चला आ रहा है। बेलगांव बेंगलुरु के बाद कर्नाटका का दूसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि ये पश्चिमी घाट पर बसा है, तो इस वजह से बेहद खूबसूरत और एकदम क्लीन सिटी है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने इसे अपनी दूसरी राजधानी बनाया है। यह शहर दोनों स्टेट के बॉर्डर पर पड़ता है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि जिस भाषा के मुद्दे को माननीय नेतागण चाहे तो आपस में बातचीत से सुलझा सकते हैं, उसको कोई खास इंपोर्टेंस ही नहीं दी जाती है। पॉलिटिक्स आजकल इतनी हावी रहती है कि चाहे लोगों के सिर ही क्यों न फूट जाएं, लेकिन किसी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लोग ऐसे मामलों में अपने राजनीतिक नफे नुकसान को ज्यादा इंपोर्टेंस देते हैं। बीते दिनों महाराष्ट्र से भी हमने एक केस ऐसा देखा जहां पर एक ऑफिस के अंदर वहां के लोकल्स एक दूसरे स्टेट से आए हुए वरिष्ठ सज्जन को ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी में बोलना होगा। इसके बाद इसको लेकर बहस भी होती है। फिर एक दूसरी जगह
सोशल मीडिया के जरिए ऐसा ही एक केस और देखने को मिला। इसमें भी एक दूसरे स्टेट के सज्जन को वहां के लोग ये कह रहे हैं कि अगर इधर रहना है तो तमिल में बोलना होगा। इस तरह की घटनाएं अगर अलग अलग प्रदेशों में हर रोज ऐसे ही होने लगे हैं तो फिर ऐसे में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना है उसका क्या होगा? कहां गई फिर हमारी फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी? आज की पॉलिटिक्स जिस तरफ जा रही है उसको देखकर यही समझा जा सकता है कि लोग संविधान की दुहाई तो दे देते हैं, संविधान की किताबें भी पकड़ लेते हैं, लेकिन संविधान के अंदर वास्तव में लिखा क्या है उसको समझने की कोशिश नहीं करते। अगर हर स्टेट के अंदर सभी लोग इसी तरह की शर्तें रखने लगे कि यहां रहना होगा तो हमारी भाषा सीखनी होगी, हमारी वेशभूषा अपनानी होगी, हमारे कायदों के हिसाब से चलना होगा, तो फिर ऐसे में आपसी भाईचारा कैसे बना रह सकेगा? हमारे देश में टाइम के साथ लिटरेसी रेट जरूर बढ़ा है, लेकिन जनप्रतिनिधियों का चुनाव आज भी हम उसी ढर्रे से कर रहे हैं जिस ढर्रे से आज से 50 साल पहले कर रहे थे। और इस तरह के चुनाव से बड़ी बड़ी पोजीशन पर पहुंचे माननीयों की फेहरिस्त काफी लंबी है। आज भी हमें ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री दिख जाते हैं जो एक तरफ संविधान की दुहाई देते हैं तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें राष्ट्रगान के सम्मान के बारे में जरा भी जानकारी नहीं है। एक तरफ संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने की बात कही जाती है तो वहीं दूसरी तरफ एक महामारी को भगाने के लिए गो कोरोना गो कोरोना गो के नारे दिए जाते हैं। अभी थोड़े ही दिनों पहले हमने देखा कि किस तरह से तमिलनाडु में हिंदी विरोध की आग भड़क रही थी। अपने अपने कल्चर, अपनी भाषा, अपने त्योहार, इन सबको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सब हमारी सामाजिक पहचान से जुड़े हुए हैं। लेकिन अपने ही देश के अंदर दूसरे प्रदेश से आए लोगों को सिर्फ भाषाई मुद्दे पर धौंस दिखाना ये कैसे ठीक हो सकता है? आखिर इस तरह की हरकतों से हम कौन सा वाला अखंड भारत बनाना चाहते हैं? अखंड का मतलब सिर्फ क्षेत्रीय अखंडता नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे बीच आपसी सद्भाव वाली अखंडता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसको समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो आगे फिर होगी मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।